हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी नंबर सिस्टम। आज इस नंबर सिस्टम को हम बहुत बारीकी से जानने वाले हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ को रिक्वेस्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट करो या फिर आप कुछ भी समझो इस चीज़ के लिए कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। क्योंकि साथ ही साथ जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से आप तभी समझ पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और आप बीच बीच में स्किप कर करके देखेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हाँ, एक कंडीशन पे आप स्किप कर सकते हैं, जब आपको वो चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उनके लिए देख लेंगे तो आपको हो सकता है कि उनमें से भी कुछ नया मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। तो आपका जो चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। आप इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे नंबर सिस्टम से, यानी कि जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात हमें इसमें यह जानना जरूरी है कि पहला जो नंबर होता है उसमें आता है आपका कि हम ये समझें कि अंक किसे कहते हैं। अंक में और संख्या में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को जानेंगे, यानी कि अंकों को जानेंगे, है ना। अंक क्या होता है, क्योंकि देखो डिजिट्स में और नंबर्स में थोड़ा सा अंतर होता है, वो आप आगे की वीडियो में जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अंक को जानते हैं। अंक क्या होते हैं, तो जो आपके जैसे कि 1 2 3 4 5 आगे तक जो चलते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके अंक कहलाएंगे। और जीरो भी आपका एक अंक है, एक डिजिट है। ठीक है, अब एक बात आती है हमारी यहां पर संख्या की, कि संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, जब सिर्फ एक नंबर होता है, एक संख्या होती है, तो हम उसे कहते हैं अंक, कहते हैं डिजिट। ठीक है, और जब एक से अधिक अंक होते हैं तो वहां पर वह संख्या बन जाती है। जैसे कि 1 2, यहां पर 4 भी हो जाएगा, यहां पर 10 भी हो जाएगा, यहां 12 भी हो जाएगा, आगे बहुत सारे नंबर्स इसमें जुड़ जाएंगे, जैसे कि 343 समझ लो, है ना, 143 समझ लो, ऐसे कई सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये सारे जितने भी नंबर्स हैं वो आपके संख्या कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है आपके लिए। तो ये कंडीशंस जो है वो आपकी संख्या कहलाएगी। अंक जो है, अंक में सिर्फ एक नंबर होगा, एक होगा, सिंगल होगा वो। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। तो देखो, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो आपकी शुरू होती हैं 1 से। तो 1 से आपकी 1 2 3 4 आगे तक ये चलती चली जाती हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और जब दूसरी बात कंडीशन आती है यहां पर पूर्ण संख्याओं की, कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं की जो कंडीशन आती है वो जब इसमें हम जीरो को शामिल कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। देखो, इसमें एक दिलचस्प सा आपको ऐसे अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कहोगे इसमें क्या हमने नया जान लिया। तो मैं इसमें थोड़ा सा नया करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो प्रकृति में पहले से ही मौजूद थी। आप कहेंगे ऐसे कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। देखो, जैसे कि मैंने खुद एक इमेजिन किया है। आप एक कल्पना कर सकते हैं कि एक चिड़िया का घोंसला है, उसमें चिड़िया के 3 अंडे हैं। ठीक है, 3 अंडे हैं चिड़िया के। और क्या हुआ, चिड़िया कहीं पर अपना दाना को चुगने के लिए गई है, और एक कौवा आया वहां पर, उसने एक अंडे को फोड़ दिया और उसका जितना भी था वो उसको खा गया। और वहां पर जब चिड़िया दोबारा वापस आई तो उसने देखा कि अरे, यहां पर तो हमारे सिर्फ 2 ही अंडे रह गए। अब उसके बाद में चिड़िया वहां पर उसकी रखवाली करती रही, लेकिन फिर बाद में गई बाहर के लिए, फिर वापस आई तो उसने देखा कि अरे, क्योंकि जो कौवा था वो दोबारा खा गया, तो उसने देखा कि अरे, एक ही अंडा रह गया। इसके बाद में उसे मजबूरन होकर जब बार बार जाना पड़ता था, जो कौवा था उसके अंडों को खा जाता था। लास्ट में उसने देखा कि उसके उस घोंसले में एक भी अंडा नहीं रहा। तो भाई साहब, चिड़िया ने ये नहीं कहा आके कि हमारे घोंसले में 0 अंडे रह गए। कहेगी क्या चिड़िया? नहीं, क्योंकि जो 0 था वो प्रकृति में पहले से मौजूद नहीं था।
जीरो यानी कि जो संख्याएं थी वो पहले से ही प्रकृति में मौजूद थी। चिड़िया के 3 अंडे थे, चिड़िया को पता लग गया हमारे घोंसले में 3 अंडे हैं, उसके बाद उसके 2 अंडे रह गए, उसके बाद 1 अंडा रह गया, उसके बाद कुछ भी नहीं रहा। तो चिड़िया ने ये नहीं कहा कि हमारे इस घोंसले में 0 अंडे रह गए, यानी कि 0 का आविष्कार बाद में हुआ, जो हमारे देश के महान गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट, उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो यहां से जब हम 0 को इसमें शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अच्छा, अपूर्ण क्यों थी इससे पहले? जैसे कि मान लो पहले के प्राचीन काल की बात कही जाए तो उसमें क्या था, जैसे रावण के 10 सिर थे। ठीक है, तो पहले 10 कैसे लिखा जाता था? हिंदी में लिखा जाता था 10, इस प्रकार से। हम ऐसे नहीं लिख सकते थे 1 0। क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि भाई साहब 0 का आविष्कार ही नहीं हुआ था, और जब 0 का आविष्कार ही नहीं हुआ था तो लिख कैसे लोगे, है ना? तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जब हम 0 को शामिल इसमें कर लेते हैं तो उस कंडीशन में ये जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ ना पॉइंट? अब हम बात करते हैं आगे की संख्याओं के बारे में। जैसे कि आगे संख्या है फिर आपकी है सम संख्या, कि सम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, सम संख्या। तो सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग चला जाए, जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, है ना? जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 10 है, यानी कि सभी नंबर्स कैसे कहलाएंगे? आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी इस चीज को लेकर दिमाग में डाउट है, बहुत बड़ा नंबर दे रखा है जैसे कि 6 7 8 9 3 2 5, अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको 2 से भाग करने की कतई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा कि लास्ट में आपको जो इकाई का स्थान है यहां पर, इसके लास्ट में ये नंबर है, वहां पर ये देख लेना कि 0 2 4 6 और 8, इतने नंबर्स में से एक भी नंबर अगर यहां पर आ जाता है इकाई के स्थान पर, तो आप वहां पर कह देंगे कि ये जो नंबर है वो सम संख्या है। बात समझ में आई ना? जैसे कि लास्ट में कितना 5 है, तो इन नंबर में से कोई सा भी नंबर फंस रहा है यहां पे लास्ट में? बिल्कुल नहीं फंस रहा। इसका मतलब ये संख्या सम संख्या नहीं है। अगर मैंने इसके लास्ट में 0 को ऐड कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो आपका सम संख्या है। बात समझ में आई ना कि सम संख्या क्या होती है? तो हम सीधी सी भाषा में जो आपकी बुक में लिखी हुई है उसको हम समझा रहे हैं कि जिसमें 2 से भाग चला जाता है उस संख्या को हम कहते हैं सम संख्या। और अगर आप हमारी बात को समझना चाहते हैं, यहां से कहते हैं कि जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए, यानी इकाई के स्थान इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, इस प्रकार से। तो यहां पर अगर आपका इन नंबर्स में से 0 2 4 6 8 में से कोई सा भी नंबर आ जाता है तो वो आपकी संख्या सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है पैटर्न वो है आपका विषम संख्या का, कि विषम संख्या किसे कहते हैं? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आपकी विषम संख्या की, जिसके लिए हम क्या कहते हैं? ओड नंबर कहते हैं, यानी कि विषम संख्या। तो इसकी कंडीशन जस्ट हम अपोजिट कर देंगे, जस्ट इसकी अपोजिट कर देंगे। अपोजिट क्या होगी कि जिन संख्याओं में 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है वे संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं, वो ओड नंबर कहलाती हैं। जैसे कि आपका 1 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इस प्रकार के जो नंबर्स होंगे वो आपके विषम संख्याएं कहलाएंगी। या फिर जिन संख्याओं को जो मैंने लिखा था 0 2 4 6 8, जिनके लास्ट में नहीं आता, वे नंबर्स आपके जो हैं वो आपकी संख्या विषम संख्याएं कहलाती हैं। मुझे ऐसी उम्मीद लग रही कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद, अभी नहीं, ठीक है? अभी आपको सिर्फ समझना है। तो अब हम बात करते हैं इसमें भाज्य संख्याओं की, कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। मैंने कभी कभी देखा है
कि कई सारे बच्चे जो हैं वो सम संख्याओं को ही भाज्य संख्या बोल देते हैं कि जो सम संख्या है वही भाज्य संख्या है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भाज्य संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं में खुद के और एक के अलावा किसी और से भी भाग चला जाए, है ना? किसके? खुद के अलावा, खुद के और प्लस एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए, अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए, अन्य संख्याओं से भी जब भाग चला जाता है तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं कह दूं कि भाई 3 में क्या किसी खुद के अलावा और एक के अलावा, जैसे कि 3 मैंने लिखा है तो 3 में देखो एक के भाग देंगे तो 1 3 3 आ गया, ये तो कट गया। अब हम 3 का 3 में ही भाग देंगे तो 3 एकम 3, 1 आ गया। इसका मतलब खुद से और एक से तो हर एक संख्या कट जाती है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि खुद से और एक के अलावा और से भी कट जाए तो 3 और किसी से कट जाएगी? ना कटेगी, तो ये संख्या भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो उस कंडीशन में हम यहां पर कह सकते हैं कि जो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। अब आप कहेंगे 9 कैसे है? तो 3 से भी कट जाएगी, 3 तिया 9, 9 एकम 9। जैसे कि मैं काट के दिखा रहा हूं, 3 तिया 9, 3 से कट गई। अब ये संख्या 9 जो है वो 1 से भी कट जाएगी, 1 निम्मा 9। अब ये संख्या आपकी 9 से भी कट जाएगी, 9 एकम 9, यानी कि 1 से भी कट जा रही है। तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो आपके भाज्य संख्या कहलाएंगे। बात समझ में आई? अब मैं आगे के लिए मिटा रहा हूं इसमें, जिससे कि अगर आपको ये चीज नोट करनी है तो नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैं इन चीजों को मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो अगर आपको कोई भी डाउट है, बिल्कुल मैं जीरो से हीरो की तरफ लेके चल रहा हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपका डाउट जो है वो 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, है ना। 24 आवर्स आप कभी भी लिख के भेज सकते हैं हमारे लिए। तो फिलहाल हम बात करते हैं आपकी अब अभाज्य संख्याओं की, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखो जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनका जस्ट उल्टा करते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं होंगी वो अपने खुद के और एक के अलावा, ठीक है, खुद के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी, विभाजित नहीं होंगी। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, हमने आपको समझाने की पूरी गारंटी ले रखी है। देखो हम सीधी सी बात ये कह दें, अपने और एक के अलावा जो संख्या किसी से भी ना कटे, किसी से भी ना कटे, वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि एक जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजें कि एक जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अभाज्य संख्या खुद के और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती है, वो संख्या आपकी कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 है, 2 खुद के अलावा और किसी से नहीं कटेगी, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 8 तो कट जाएगी, 9 भी कट जाएगी, 10 भी कट जाएगी, 11, 13, 15, 16, 17 नहीं कटेगी, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इस प्रकार से ये जो नंबर्स हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि ये जो नंबर्स हैं वो किसी से भी नहीं कटने वाले हैं। तो लास्ट में हम एक निष्कर्ष के तौर पे ये कह सकते हैं कि वे नंबर्स जो काऊ के पहाड़े में ना आते हैं, किसी के भी पहाड़े में नहीं आएंगे आगे चल के, है ना। जैसे कि तुमने 13 किसी के पहाड़े में आते हुए देखा है, 23 किसी के पहाड़े में आते हुए देखा है, खुद के अलावा और किसी से नहीं, खुद के अलावा और किसी के भी पहाड़े में ये संख्याएं नहीं आती। उन नंबर्स को हम कह देते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, मैं ये बातें कुछ अपनी तरफ से ही बता रहा हूं फिलहाल। ठीक है,
जो कि आप प्रैक्टिकल तौर पे देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज कहीं पर भी मिले तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप गलत बता रहे थे, है ना। हम इस चीज को फिर एनालिसिस करेंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने जो आपको बताया वो 100% सही बताया, सत्य विदित है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ नंबर्स की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो वो संख्याएं टोटल उनकी संख्या होती है 25। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है वो 25 होती है। अब हम बात कर रहे हैं जुड़वा अभाज्य संख्याओं की। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके दो संख्याएं ऐसी हों जिनका बीच का अंतर 2 हो, ठीक है। जैसे कि 3 और 5, ये जो संख्याएं होंगी वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि 11 और 13, ये जो संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि 17 और 19, ये जो संख्याएं होंगी वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। तो मेरा एक प्रश्न आपसे है कि आप मुझे बता दीजिए 1 से लेके 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो अब हम बात करते हैं सहभाज्य संख्याओं की। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सहभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी दो संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका जो मासा है, मासा भी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन अगले लेक्चर्स में हम पढ़ाने वाले हैं मासा के लिए। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जिनका मासा 1 हो, ठीक है, वे संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4 और 5 सहभाज्य संख्या है, 5 और 7 ये कैसी सहभाज्य संख्या है। अब मैं लिख रहा हूं 4 और 9, ये भी कैसी है, सहभाज्य संख्या है। कि जिन संख्याओं का जो मासा है वो 1 होता है, वे संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि जितनी भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं वे सभी सहभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। दोबारा समझो कि जितनी भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं ये वो सहभाज्य संख्याएं होंगी क्योंकि इनका भी जो मासा है वो 1 होगा। जैसे 11-13 का मासा 1 होगा, 17-19 का मासा 1 होगा। वैसे ही तो हम कह सकते हैं कि जुड़वा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपकी सहभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्यों नहीं हो सकती। उसका कारण है कि ये जो संख्याएं हैं इनका जो बीच का अंतर है वो 2 होता है साहब, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है सहभाज्य संख्याओं के अंतर्गत कि उनका जो अंतर है वो 2 होना चाहिए। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो संख्याएं हैं सहभाज्य संख्या, उनका जो मासा है वो सिर्फ 1 हो, बस वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आई आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी संपूर्ण संख्या के बारे में कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। आपका ऊपर नंबर सिस्टम लिखा है वो साफ नहीं दिख रहा है। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण संख्या क्या होगी। संपूर्ण संख्या क्या आप जानते हैं कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। तो मैं बता दूंगा आपको कि संपूर्ण संख्या वो संख्या कहलाती है जिसके अपवर्तक जो हैं उनका योग है। अपवर्तकों का अगर हम योग करें तो दुगना बैठता है जाके। जैसे अगर मैं 6 के अपवर्तक बोलूं तो 6 के अपवर्तक होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और फिर उसके बाद कितना 6 होगा, ठीक है। यानी कि 6 में भाग कितना 1 का जा सकता है, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा और खुद 6 का चला जाएगा। तो मैं अगर इनका योग करूं योग तो इनके अपवर्तकों का योग जो है वो दुगना होगा। जैसे 3 और 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12, ठीक है। और ऐसी ही एक संख्या है जैसे कि 28। 28 के अपवर्तक कौन कौन से हैं, जैसे कि 1 है, फिर 2 है, 2 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा और 14 से कट जाएगा और फिर ये 28 से कट जाएगा। अगर मैं इनको ऐड कर लूं, ठीक है, तो हमारा कितना बनेगा जाके, ये देखो 14 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 26, 27 और 1 28 और 28 ये रहा, 28 28 कितना 56 हो गया।
तो ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों का जो योग है वो दुगना बैठता है जाके, वो संख्याएं हमारी संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक सिर्फ 2 ही ये संख्याएं हैं जो कि संपूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इन संख्याओं को हम संपूर्ण संख्या कहेंगे। ऐसी अगर आपको कोई और संख्या मिलती है, देखने को मिलती है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हाँ सर, आपकी एक संख्या छूट गई थी 1 से लेकर 100 तक, जिनका जो योग है अपवर्तकों का वो दुगना है। हमें इस बात का इंतजार रहेगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट जो है वो बहुत बढ़िया वाला है, वो है परमेय संख्या। ठीक है, कि परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परमेय संख्याएं, परमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन संख्याओं को ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं। अब आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न बन रहे होंगे, जैसे कि अभी मैं क्लियर करूंगा, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक, एक बात इसमें आती है, पहले मैं नंबर उसको क्लियर करूंगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, पूर्ण अंक यानी कि पूर्ण प्लस अंक, जो अंक पूर्ण होते हैं, पूरे अंक होते हैं, उनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि 6 है, 7 है, 9 है। अगर मैं यहीं पर कर दूं 6.2, 7.3 या फिर 9/4, तो ये संख्याएं अब पूरी नहीं रही, अब ये अधूरी हो गई। आधी अधूरी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं नहीं कहते हैं। जो संख्या पूरी होती हैं उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बात क्लियर समझ में आ रही है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस पूर्णांक को मिटा के। मुझे उम्मीद है कि आपको पूर्णांक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं समझ में आ गई। अब इन पूर्णांक संख्याओं को जब हम P/Q के फॉर्म में लिख दें, जैसे कि P/Q के फॉर्म में जहां पर Q = ≠0, तो आप कहेंगे सर ये कौन सा ड्रामा लिख देते हो, Q = ≠0, ये समझ में कतई नहीं आता। कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, हम आपको समझा रहे हैं। देखो कि जैसे मैंने नंबर से लिख लिए 6/7, तो ये भी पूरा नंबर है, ये भी पूरा नंबर है या नहीं है? लेकिन वो कह रहे हैं जहां पर जो Q लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला जो नंबर है वो किसी भी प्रकार से 0 ना हो वैल्यू। जैसे मैं लिख दूं 7/0, तो ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 9/4, हाँ अब बात सही है, ये आराम से परमेय संख्या है। मैं लिख दूं 8/3 सही 1/4, तो क्या ये परमेय संख्या है? बिल्कुल भी नहीं। ये संख्या जो है वो परमेय संख्या नहीं होगी। दूसरी बात, मैं लिख दूं 7/√2, तो क्या ये परमेय संख्या होगी? नहीं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में, भिन्न के रूप में, बट्टे के रूप में पूरी संख्याओं को लिख दें, वही संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। वो संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने इसमें इस परमेय संख्या के बारे में जान लिया, लेकिन हमें इसमें एक बहुत ज्यादा जरूरी सी बात यहां पर ध्यान देने की है कि हर एक पूर्णांक जो संख्या होती है वो संख्या आपकी परमेय संख्या है साहब। हर एक पूर्णांक संख्या जो है वो परमेय संख्या है। आप कहेंगे ये बात कैसे, समझ में नहीं आई? तो मैं कह दे रहा हूं भैया, जैसे कि 4 जो है वो पूर्णांक है, हाँ है,
तो ये भी एक परमेय संख्या है। तो आप कहेंगे अभी तो आपने ये बताया था कि परमेय संख्या जो है वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाती है। तो कोई बात नहीं, 4 के बटे में अगर 1 कर दोगे तो 1 चौका आपका 4 ही होगा। तो इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया। तो क्या ये P अपॉन Q का फॉर्म में नहीं आ गया? क्या ये एक जो है वो पूर्णांक के फॉर्म में नहीं है? क्या ये पूर्णांक नहीं है एक? हाँ है। तो इस प्रकार से हर एक जो पूर्णांक संख्या होती है वो एक परमेय संख्या होती है। ठीक। दूसरी बात, हर एक जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक, वो भी आपकी एक पूर्ण संख्या होती है, एक परमेय संख्या होती है। ठीक है, परमेय संख्या होती है। दूसरी बात, एक जो आपकी पूर्ण संख्या होगी, है ना, पूर्ण संख्या भी आपकी परमेय संख्या होगी। ठीक, ये भी आपकी परमेय संख्या होगी। लेकिन एक सवाल आता है यहां पर, क्या 0 आपका परमेय संख्या है? तो हमारा जवाब होगा हां बिल्कुल, 0 भी एक परमेय संख्या है। क्यों, कैसे? जैसे कि 0/1, 0/100, 0/लाख, जो कुछ भी आप लिखना चाहें वो लिख दें, क्योंकि उसका कंडीशन ये है कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है अंश बट्टे हर, यानी कि अंश बट्टे हर होता है ना, अंश बट्टे हर होता है आपका। तो जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अंश आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन पूर्णांक हो, है ना। अंश आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 आपका 0, यानी कि हर जो है वो 0 कभी भी ना हो। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आपके कुछ सवालों की तरफ। ठीक है, अब आप जो नंबर्स को पढ़ते हैं उनको किस प्रकार से हम रीड करेंगे, कैसे हम उनको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा करके। जो हमारी भारतीय पद्धति है, जिसे हम इंडियन नंबर सिस्टम कहते हैं, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 100 में आपको पता है कि 2 जीरो होते हैं, 1000 में 3 पता है। ऐसे ही लाख, करब, हरब, खरब तक जाते हैं हम। ठीक है, तो उसमें कितने कितने जीरोज होंगे, तो हम उनको कैसे रीड करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो, हम इकाई से शुरू करते हैं। तो इकाई में आपका एक भी जीरो नहीं होता, सिर्फ एक नंबर होता है। इकाई कोई भी नंबर हो सकता है। फिर आपका आता है दहाई, दहाई में 1 जीरो होता है। फिर आपका आता है सैकड़ा, सैकड़ा में 100 होता है, 2 जीरो होंगे। 1000 में आपके 3 जीरो होंगे। ठीक है, फिर 10,000, 10,000 में आपके 4 जीरो होंगे। 1 लाख में आपके 5 जीरो होंगे। 10 लाख में 10 पे घात 6, यानी कि 6 जीरो होंगे। फिर आपका आएगा करोड़, करोड़ में आपके होते हैं 7 जीरो। अब आपका आता है 10 करोड़, 10 करोड़ में आपके होते हैं 8 जीरो। ठीक है, फिर आपका आता है अरब, अरब में होते हैं आपके 9 जीरो। अब आता है आपका 10 अरब, 10 में अरब में होते हैं 10 जीरो। आपको ऐसे देखो यहां से याद रहेगा, 10 अरब में 10 जीरो, 10 अरब 10 जीरो। ठीक है, खरब, खरब में 11, 10 खरब में 12 जीरो। एक नील, एक नील में होते हैं आपके 13 जीरो। 10 नील, 10 नील में आपके होंगे 14 जीरो। और यहां पर आपका पदम, पदम में कितने होंगे? 15 जीरो। पदम से 15, ऐसे याद रखोगे, पदम 10 पदम यानी कि 15 जीरो। अब पदम से, पदम के बाद आता आपका 10 पदम। तो 10 पदम में आपका एक बढ़ जाएगा, यहां पर 16 हो जाएंगे, यानी कि 16 जीरो होते हैं। संख में आपके 17 जीरो होते हैं। संख से 17 कैसे याद रखोगे? संख से 17, 10 संख से 18, महासंख में आपको होते हैं 19 जीरो। तो इस प्रकार से आपकी ये होती है भारतीय पद्धति। एक बार हमारे साथ दोहराएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख। एक कमेंट आप हमें जरूर बता दें कि आप इस पद्धति में जितने भी लिखे गए हैं कितना पैसा आप पैदा करना चाहते हैं, कहां तक आपकी लिमिट है, कि आपकी जो लिमिट है लाइफ की वो यहां तक पहुंच सकती है। आप हमें ये बताना ना भूलें। ठीक है, तो अगले अब हम जानेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। बहुत देर लगती है इसको लिखने में, आपका टाइम ज़्यादा ना बेकार हो इस वजह से मैंने वीडियो को रोक दिया, उसके बाद इसको लिख दिया। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके इंटरनेशनल होती है ना, इंटरनेशनल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल में क्या होता है?
इंटरनेशनल। इस कंडीशन में यहां पर जो नंबर्स होंगे वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत होंगे। तो यहां पर 3-3 के जोड़े में चलती हैं, हमारे यहां पर 2-2 के जोड़े में चलती हैं, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वहां तक 3 चलता है, उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद लाख में आ जाता है। और यहां पर क्या होता है, 3 कंडीशन चलेंगी, 3-3 के जोड़े में चलती है। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां तक तो बिल्कुल चीजें सही नॉर्मल रहेंगी। फिर 1000, 10,000, यहां पर हमारा आ जाता है लाख, लेकिन यहां लाख नहीं आता, यहां पर सीधा आता है 100,000, यानी कि हमारा जो लाख है उधर 100,000 है, ठीक। फिर मिलियन, अब उसके बाद उनकी कंडीशन बनती है मिलियन में, मिलियन, 10 मिलियन, फिर आता है आपका 100 मिलियन, ठीक है। अब देखो यहां पर जो 100 मिलियन है और हमारा कितने के बराबर होगा, अब देखो इसमें 8 जीरो हैं, तो दहाई, सैकड़ा, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि हमारा 10 करोड़ के लगभग बनेगा जाके। अब एक के बाद आता है बिलियन, फिर उसके बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक। उसके बाद ट्रिलियन, ऐसे कर 3-3 को याद करेंगे। ट्रिलियन में होते हैं 10 पे घात 12, 12 जीरो होंगे इसमें। फिर 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन में कितने होंगे जाके आपके 14 जीरो, ठीक है। इस प्रकार से 14 जीरो होंगे जाके। अब आता है आपका क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन में होते हैं आपके 15 जीरो, फिर 10 क्वाड्रिलियन, फिर 100 क्वाड्रिलियन। उसके बाद क्वाड्रिलियन के बाद क्या आता है क्विंटिलियन, ठीक है। क्विंटिलियन में होते हैं 18 जीरो, फिर 10 क्विंटिलियन की बात करें, हमने ऐसे करके डैश लगा दिया है जिससे कि ये चीज हमें डबल ना लिखनी पड़े, इसे डैश से ही दर्शा दिया है। तो 10 क्विंटिलियन को हम 10 पे घात 19, यानी कि 19 जीरो होंगे इसमें। 100 क्वांटिलियन यानी कि 20 जीरो होंगे। हमारी जो कंडीशन थी वो 19 तक गई थी, हमारी जो भारतीय पद्धति थी, लेकिन यहाँ पर ये 20 तक गई है, यानी कि इसका जो इंटरनेशनल पद्धति है उसका जो नंबर है काउंटिंग का वो कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इनको काउंट करते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, इनको पहले मैं मिटा दूँ उसके बाद। तो अब हमने इसमें एक नंबर ले लिया है, नंबर जो ये है हमारा इतना लिखा हुआ है, इसको हम भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दोनों में लिख के आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहां पर मैं पहले भारतीय पद्धति में लिख के दिखा दे रहा हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब हमारे 10 लाख में हम इन दो नंबर को लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम कितना 34 लाख, शब्दों में लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको 34 लाख, ठीक है, 34 लाख। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 34 लाख 25,000, ठीक है, 25,000 708, यहां पर हम लिख देंगे 708। अगर मैं इसी नंबर को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिख के दिखाऊंगा तो कैसे लिखेंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, उसके बाद हमारा यहां पर लाख आता है, यहां लाख नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा सीधा 100,000, तो हम कह देंगे कितना 400। फिर उसके बाद मिलियन, तो यहां पर लिखेंगे हम कितना, इसको लिखेंगे 3 मिलियन, 3 मिलियन। फिर उसके बाद 425,000, 425,000, और उसके बाद 708, 708। इस प्रकार से हम इसको जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसमें लिख देंगे और इसको हम भारतीय पद्धति में लिख देंगे। तो आपकी ये जो वीडियो है वो मैं यहीं तक इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो रख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा और आप भी इसमें बोरियत फील करेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं जिससे कि आप बोरियत फील करें। आगे की जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में मैं इंक्लूड करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे बताना ना भूलिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।